प्यारे बच्चों, इसके पहले हम पारिवारिक आय क्या होता है उसके बारे में बताए थे। पारिवारिक आय के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बताए थे। आज हम देखेंगे पारिवारिक व्यय। पारिवारिक व्यय क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, गृह अर्थव्यवस्था के मुख्य दो तत्व होते हैं, आय एवं व्यय। परिवार में आय के साथ साथ व्यय का भी महत्व उतना ही होता है जितना आय का होता है। आय के रूप में धन अर्जित करने का उद्देश्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय का अधिकार प्राप्त करना होता है। अतः जिस धन को हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं उस धन को पारिवारिक व्यय कहते हैं। अब हम देखेंगे पारिवारिक आय की परिभाषा क्या होती है। पारिवारिक आय की परिभाषा तो देखेंगे कि किसी परिवार के द्वारा, किसी परिवार के एक निश्चित समय में किसी परिवार के द्वारा एक निश्चित समय में परिवार के द्वारा एक निश्चित समय में प्राप्त किए गए आय के उस अंश को पारिवारिक व्यय कहा जाता है। जो परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय होता है। यानी अगर प्रश्न आता है कि पारिवारिक व्यय किसे कहते हैं, तो किसी परिवार के द्वारा एक निश्चित समय में प्राप्त किए गए धनराशि के उस अंश को पारिवारिक व्यय कहा जाता है, जो उस परिवार के सदस्यों के आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यय किया जाता है, यानी खर्च किया जाता है। तो इसे हम पारिवारिक व्यय कहते हैं। अब पारिवारिक जो आवश्यकताएं होती हैं वो अनेक होती हैं। इसमें कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पहले पूरा करना पड़ता है, कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो हम उसको टाल भी सकते हैं, कुछ समय बाद भी पूरा कर सकते हैं। तो आवश्यकताएं जो होती हैं वो समान नहीं होती हैं। आवश्यकताएं अनंत होती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो व्यय होते हैं वो व्यय कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। तो इसमें हम व्यय के प्रकार
हम एक एक करके देखेंगे कि व्यय के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से व्यय होते हैं। तो उसमें पहला है निश्चित व्यय। तो निश्चित व्यय वह व्यय होता है जो हर हाल में हर महीने होता ही होता है, जैसे मकान का किराया हो, जैसे बिजली का बिल हो, जैसे दूध का दाम हो, जैसे पेपर का दाम हो, जैसे स्कूल का फीस हो, बच्चों का फीस हो। और महीनेवार अगर लगातार दवा चल रहा है तो वो दवा का दाम भी निश्चित व्यय में ही आएगा। तो इस प्रकार ऐसा व्यय जो निश्चित होता है वो हर महीने उसको देना होता है, तो ऐसे व्यय को हम निश्चित व्यय कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो व्यय होता है, दूसरा प्रकार का जो व्यय होता है उसे हम अर्धनिश्चित व्यय कहते हैं। अर्धनिश्चित व्यय वह व्यय होता है जो निश्चित तो होता है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत घटा बढ़ा भी सकते हैं, यानी घट बढ़ सकता है। जैसे वस्त्र पर होने वाला व्यय, जैसे भोजन पर होने वाला व्यय को घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो व्यय होता है उसे हम अर्धनिश्चित व्यय कहते हैं। आगे है अन्य व्यय। अन्य व्यय में तीसरे प्रकार का व्यय अन्य व्यय। अन्य व्यय जैसे मान लेते हैं कि मनोरंजन भोग विलास की वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय, जैसे टेलीविजन है, जैसे एसी है, जैसे कार है, ये सब भोग विलास की वस्तुएं हैं। तो भोग विलास की वस्तुओं पर जो आरामदेह होते हैं, जो मनोरंजन करने वाले होते हैं, ऐसे व्यय को हम अन्य व्यय के अंतर्गत रखते हैं। अगले प्रकार का जो व्यय है उसको हम आकस्मिक व्यय कहते हैं। आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय। तो इस प्रकार का व्यय जो हमें पहले से मालूम नहीं होता है और अचानक व्यय होते हैं, उसे हम आकस्मिक व्यय की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, मतलब दुर्घटना हो गया, किसी की तबीयत अचानक खराब हो गया, आंधी आया, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, उसमें मकान गिर गया। तो इस तरह का जो व्यय होता है जो पहले से निश्चित नहीं होता है, अचानक हमारे ऊपर आ जाता है, तो ऐसे व्यय को हम आकस्मिक व्यय कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन से कारक हैं? क्यों किसी परिवार का व्यय अधिक होता है, क्यों किसी परिवार का व्यय कम होता है, क्या कारण है? कुछ परिवार 2000 रुपये में ही अपना काम चला लेते हैं, कुछ परिवार 10,000 में भी अपना काम चला नहीं पाते हैं। तो वो कौन कौन से कारक हैं जिन कारकों के द्वारा ये व्यय घटता बढ़ता रहता है? तो हम देखेंगे पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक
पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक में एक एक करके हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है परिवार की कुल आय। सबसे पहला है परिवार की कुल आय। परिवार की कुल आय तो पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों में ये प्रमुख कारक परिवार की कुल आय है। हम जानते हैं कि व्यय कितना होगा, अगर आय अधिक होगा तो व्यय भी अधिक होगा, अगर आय कम होगा तो व्यय भी कम होगा। यानी जिस हिसाब से हमारी आमदनी होती है, हमारी कमाई होती है, हमारे यहाँ धन आता है, उसी हिसाब से व्यय भी होता है। तो पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य कारक होता है परिवार की कुल आय। यानी जितना आय होगा उसी हिसाब से व्यय भी होगा। दूसरा है परिवार का रहन सहन का स्तर। दूसरा है परिवार का रहन सहन का स्तर। पारिवारिक व्यय इस बात पर भी निर्भर करता है कि परिवार का रहन सहन का स्तर कैसा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी वो व्यय करने में बहुत कंजूसी करते हैं, कम में ही अपना काम चलाते हैं, किसी तरीके से अपना जीवन चला लेते हैं। यानी वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम आय में भी बहुत स्टैंडर्ड तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो जिनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, अच्छे ढंग से कपड़े पहनेंगे, अच्छे ढंग से मकान बनवाएंगे, शादी विवाह में अच्छे तरीके से करेंगे, खर्च करेंगे, तो जिनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, तो अगर उनका जीवन स्तर ऊंचा है तो निश्चित तौर से उनका खर्च अधिक होगा। वहीं पर अगर अधिक कमाते हुए भी साइकिल से चलते हैं, फटा पुराना कपड़ा पहनते हैं, तो ऐसे लोगों का व्यय कम होगा। तो व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों में ये दूसरा महत्वपूर्ण कारक है पारिवारिक रहन सहन का स्तर। अब हम देखेंगे कि परिवार का स्वरूप। तीसरा कारक है परिवार का स्वरूप। परिवार का स्वरूप। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि परिवार का स्वरूप भी व्यय को प्रभावित करता है। इनका मानना यह है कि संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जहां पर दादा दादी, काका काकी, चाचा चाची, नाना नानी, ये सभी लोग इकट्ठे रहते हैं। नाना नानी को नहीं रखेंगे। तो ये लोग यानी चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी और बच्चे जो भी हैं, सबका भोजन एक ही जगह बनता है। सबका भोजन एक ही जगह बनता है। तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो संयुक्त परिवार में जो व्यय का अनुपात होता है वो एकल परिवार की अपेक्षा कम होता है। अगर वही परिवार अगर अलग अलग हो जाएगा, वही परिवार अलग अलग हो जाएगा, तो इन तीनों का जो व्यय होगा, ये वही परिवार में अलग हो गए हैं, ये अब अलग हो गए हैं, तो इनका व्यय जो जोड़ेंगे तो इकट्ठा रहने में जो व्यय होता है उससे अधिक होगा। यानी संयुक्त परिवार में जो व्यय होता है वो कम होता है और एकल परिवार में व्यय होता है वो
अधिक होता है। तो परिवार का स्वरूप भी व्यय को प्रभावित करता है। आगे है रहने का स्थान। आगे है रहने का स्थान। रहने का स्थान व्यय इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम कहाँ रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं। अगर हम महंगे शहरों में रहते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर आदि जैसे शहरों में रहते हैं तो निश्चित तौर से वहाँ का व्यय अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ हमको खरीद कर ही करना पड़ता है। और शहरों में जो सामान होते हैं वो महंगे होते हैं, तो वहाँ पर हर चीज़ हमको एक एक सामान को खरीदना पड़ता है। हमारे पास घर का कुछ नहीं होता है, तो ऐसे में अगर हम महंगे शहरों में रहते हैं तो हमारा व्यय अधिक होगा। वहीं पर अगर हम छोटे शहर या फिर गांव में रहते हैं तो हमारा व्यय कम होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर में उपजा लेते हैं या फिर हमारी पैतृक रूप से रहती हैं। और शहरों की अपेक्षा यहाँ पर सामान जो मिलते हैं वो कम रेट पर भी मिलते हैं, तो इसलिए शहरों की अपेक्षा गांवों में खर्च कम होते हैं, यानी व्यय कम होते हैं। तो रहने का स्थान भी, कि हम कहाँ रहते हैं, ये भी व्यय को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। अगला है परिवार में सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। परिवार में कितने सदस्य हैं? जाहिर सी बात है, अगर सदस्यों की संख्या अधिक होगी तो व्यय भी अधिक होगा। बच्चे जितना ही अधिक होंगे उतना फीस उनका अलग अलग देना पड़ेगा, उनका शादी विवाह करना पड़ेगा। तो जितना परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होगा उतना ही व्यय भी अधिक होगा, यानी परिवारों के सदस्यों की संख्या भी व्यय को प्रभावित करता है। आगे है परिवार का व्यक्तिगत व्यवसाय। आगे है परिवार का व्यक्तिगत व्यवसाय। परिवार का व्यक्तिगत व्यवसाय। व्यक्तिगत व्यवसाय। परिवार का व्यवसाय कैसा है? जैसे मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो पहले हमको खर्च करने पड़ते हैं तब हमको आय की प्राप्ति होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई सब्जी विक्रेता है तो पहले वो सब्जी को खरीदता है तब उसको बेचता है। वहीं पर कोई दुकान लगाता है, किराना का दुकान हो गया, तो बहुत सारे सामान को पहले खरीदेगा, अपने दुकान में बहुत सारी व्यवस्था को करेगा, तो ऐसे में पहले ही उसका खर्च होता है, तो इसका खर्च अधिक होगा। वहीं पर देखें कोई कपड़ा की दुकान है तो कपड़ा का दुकान खोलने के लिए पहले उसका ढांचा तैयार करना पड़ता है, रैक वगैरह तैयार करना पड़ता है, तो उसमें खर्च हो जाता है। तो पहले इसमें खर्च करना पड़ता है तब जाकर के आमदनी होती है, यानी आय होती है। तो इस प्रकार में जिसमें पहले हमको खर्च करना पड़ता है तो ऐसे परिवार का व्यय अधिक होगा। लेकिन वहीं पर कोई सरकारी नौकरी पा गया है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है और उसको जो भी मिलेगा वो बिना व्यय किए ही मिलेगा, यानी उसको पहले से कुछ व्यय नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों का व्यय कम होता है। आगे है सामाजिक व धार्मिक परंपराएं। आगे है सामाजिक व धार्मिक परंपराएं, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। सामाजिक व धार्मिक परंपराएं, तो जो परिवार धार्मिक होगा, सामाजिक होगा, यानी वो नवरात्र हो, पूजा हो, मुंडन हो, ब्रह्मभोज हो, इन सब चीज़ों में जो विश्वास करते हैं तो ऐसे लोगों का खर्च अधिक होगा। श्राद्ध करने में, पिंडदान करने में,
तो इन सब जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ में जो लोग विश्वास अधिक करते हैं उनका खर्च अधिक होता है, उनका व्यय अधिक होता है। जो लोग इन सब चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं उनका व्यय कम होता है। तो धार्मिक परंपराओं में जो विश्वास करते हैं ऐसे लोगों का खर्च अधिक होता है। ये भी व्यय को प्रभावित करने वाला एक कारक है, यानी धार्मिक कारक। वहीं पर है सामाजिक। तो जो लोग सामाजिक रूप से सामाजिक तौर तरीकों में रहना चाहते हैं, रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों का खर्च अधिक होगा। किसी की लड़की की शादी है तो उसमें जाएंगे, कुछ न कुछ दहेज देना पड़ेगा। किसी के मृत्यु में अगर वहाँ सामाजिक है तो निश्चित तौर से जाना पड़ेगा, तो कुछ न कुछ खर्च होगा। तो जो लोग सामाजिक हैं, जो समाज में रहते हैं, ऐसे लोगों का खर्च अधिक होता है। तो ये सामाजिक और धार्मिक परंपराएं भी व्यय को प्रभावित करती हैं। आगे है गृहिणी की दक्षता। आगे है गृहिणी की दक्षता। तो जिस परिवार में गृहिणी कुशल है, दक्ष है, दूरदर्शी है, तो वो जानती है कि कभी कभी कुछ ऐसा विपदा आ सकता है या खर्च आ सकता है जो पहले से निर्धारित नहीं है। तो ऐसी गृहिणी उसमें बहुत अपने विवेक से, अपने दक्षता से उसको घर चलाएगी, अपव्यय नहीं होने देगी। उसको जो चीज़ें ज़्यादा खर्च करके काम चलाया जा सकता है उसको कम में भी वो काम कर देती है। तो ऐसे में गृहिणी की जो दक्षता है, उसकी योग्यता है, उसकी दूरदर्शिता है। जो गृहिणी योग्य है, दूरदर्शी है, उस परिवार का व्यय कम होगा। तो बच्चों हमने बताया कि पारिवारिक व्यय क्या होता है और पारिवारिक व्यय के प्रकार को हमने बताया, और इसके बाद हमने बताया कि पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हमने इसको हेडिंग के माध्यम से, शीर्षक के माध्यम से हमने इसको बता दिया है। बच्चों सभी लोग अपने कॉपी में इसको लिख लेंगे और जो हमने परिभाषा वगैरह लिखाया है उसको भी कॉपी में अच्छी तरह से लिख करके पढ़ते रहेंगे।